नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के सार पढ़ रहे थे। आज ये चौथी क्लास है, जिसमें से आज पहला पॉइंट है बौद्धों के धर्मेतर साहित्य स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो नेक्स्ट पॉइंट है बौद्धों के धर्मेतर साहित्य स्रोत, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। बौद्धों के धर्मेतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। पूर्व जन्मों की वे कथाएं जातक कहलाती हैं और प्रत्येक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। ऐसी कथाओं की संख्या 550 से अधिक है। ऐसे कथाओं की संख्या है वो 550 से अधिक है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से दूसरी सदी ईस्वी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसंगवश ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की भी जानकारी देती हैं। जो ये कथाएं हैं प्रसंगवश ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की भी जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, जो अगला पॉइंट प्राकृतिक भाषा में क्या मिला भैया, गुजरात के वल्लभी नगर में ईसा की 6ठी सदी में अंतिम रूप से संकलित जैन ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, प्राकृतिक भाषा में जैन ग्रंथों की रचना की गई थी। ये भी आप लोग पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग चलते हैं। अगला दो पॉइंट है, अगला पॉइंट है इन ग्रंथों में अनेक वंश हैं जिनके आधार पर हमें महावीर कालीन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है या प्राप्त होती है। अगला जो है अगला जो आपका लौकिक साहित्य स्रोत हम लोग चर्चा करेंगे। लौकिक साहित्य स्रोत के बारे में, साहित्यिक स्रोत के बारे में। लौकिक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विधि ग्रंथों को उस कोटि में रखा जा सकता है। उन ग्रंथों में धर्मसूत्र है, स्मृतियां हैं और टीकाएं पढ़ती हैं, और इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। यानी कि धर्मसूत्र हो गए और स्मृतियां हो गई और टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है धर्मसूत्रों का संकलन 500 से लेकर 200 ईसा पूर्व में हुआ था। मुख्य स्मृतियां ईसा की आरंभिक 6 सदियों में संहिताबंद की गई थी। जो स्मृतियां थी वो 6 सदियों में संहिताबंद की गई थी, जो आपकी मुख्य स्मृतियां हैं। अगला पॉइंट है इनमें विभिन्न वर्णों, राजाओं और पदाधिकारियों के कर्तव्यों का विधान किया गया है। यानी स्मृतियों में इनमें संपत्ति के अर्जन हो गया, विक्रय हो गया और उत्तराधिकार के नियम संहिता के विवाह के विधान भी दिए गए हैं, तथा चोरी, हमला, हत्या, व्यभिचार आदि के लिए दंड विधान का प्रावधान भी इनमें किया गया है। अगला पॉइंट है जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख बार बार मिलता है। ठीक है, जो जैन ग्रंथों में है व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख बार बार मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। कौटिल्य है और अर्थशास्त्र में यह लिखा, इसका जो आपका अत्यंत क्या है विधि ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह 15 अधिकरणों में या खंडों में विभक्त है। ये भी वन लाइनर के रूप में ये कई एग्जाम में आपके वनडे एग्जाम में आया हुआ है कि वह कितने अधिकरणों में विभक्त है, तो 15 अधिकरणों में विभक्त है, जिनमें दूसरा और तीसरा अधिकरण अधिक पुराने हैं। जो दूसरा अधिकरण है और जो तीसरा अधिकरण है ये सबसे अधिक पुराने में ही माने जाते हैं। इसके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज एवं अर्थतंत्र की झलक देती है। जो इसके प्राचीनतम अंश है मौर्य काल के बारे में इसके इसके बारे में मौर्य काल के बारे में दिया गया है, जो आपका अर्थशास्त्र है। अगला पॉइंट है इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री भी प्राप्त होती है। अगला जो पॉइंट है विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस में भी समाज और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। हम लोग अगला टॉपिक चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्यिक स्रोत। संस्कृत साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्रम पुष्यमित्र हो गया और शुंग के शासनकाल की कुछ घटनाओं पर आधारित है। जो ये कालिदास का नाटक है कौन कौन सा, मालविकाग्निमित्रम हो गए और पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की घटनाओं पर आधारित है।
कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम में से झलक मिलती है। अभिज्ञान शकुंतलम से झलक मिलती है, क्या क्या झलक मिलती है इसके बारे में देखते हैं। गुप्तकालीन समाज की, गुप्तकालीन समाज की झलक मिलती है अभिज्ञान संतुलन से, और उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी इसमें प्रावधान दिया गया है। अगला पॉइंट है भास और शूद्रक ऐसे अन्य कवि हैं जिन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाटक लिखे थे। भी कौन कौन? भास और शूद्रक। नेक्स्ट है भारत के लोगों ने जीवन चारित्रात्मक रचनाओं में ऐतिहासिक दृष्टि का अच्छा परिचय दिया है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट है इसका सुंदर उदाहरण है हर्षचरित, जिसकी रचना बाणभट्ट ने ईसा पूर्व की 7वीं सदी में की थी। जो हर्षचरित है इसकी रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी, ईसा पूर्व की 7वीं सदी में की गई थी। यह बहुत से ऐतिहासिक ग्रंथों पर प्रकाश डालती है। जो हर्षचरित है ये बहुत से ऐतिहासिक ग्रंथों पर प्रकाश डालती है, ठीक है, जिनकी जानकारी हमें अनंत प्राप्त होती है। वाक्यपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित गौडवहू नामक पुस्तक लिखी है। कौन से भाई? गौडवहू नामक पुस्तक किसने लिखी? वाक्यपति ने। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित है ये। इसी प्रकार बिल्हड़ द्वारा रचित विक्रमादेव चरित में विक्रमांक देव चरित में उत्तरवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के विजय अभियानों का वर्णन किया गया है बिल्हड़ के द्वारा भी। नेक्स्ट है विभिन्न राजाओं के जीवन के आधार पर लिखी गई कुछ अन्य रचनाएं हैं, जिनमें प्रमुख है जयसिंह का कुमारपाल चरित्र। जयसिंह का कुमारपाल चरित हो गया, हेमचंद का कुमारपाल चरित हो गया, अथवा दुराशय महाकाव्य ये हेमचंद का है, न्यायचंद्र का हमीर काव्य, न्यायचंद का हमीर काव्य है, और पद्मगुप्त का नवशाह चरित है, और श्री बिल्लाल का भोज प्रबंध। बिल्लाल या बल्लाल आपको कहीं पर बल्लाल भी मिल सकता है, ठीक है। तो भोज प्रबंध है जो आपका श्री बिल्लाल का है। दरबाई का पृथ्वीराज चरित है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो का हो या पृथ्वीराज चरित, ठीक है, चंदर बरदाई का। अगला पॉइंट है इस समय गुजरात के क्षेत्र में सेठों के चरित्र यानी कि जीवनी लिखे गए हैं। भाई इस समय जो थे गुजरात के क्षेत्र में सेठों के चरित्र और जीवनी लिखी गई थी। इस तरह की ऐतिहासिक रचनाएं दक्षिण भारत में भी हुई होंगी, लेकिन अभी तक ऐसा एक ही वृतांत प्रकाश में आया है जिसका नाम है मूसिक वंश। इसका नाम है मूसिक वंश, जिसकी रचना अतुल ने 11वीं सदी में की थी। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? अतुल ने 11वीं सदी में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मूसिक राजवंश का वृतांत है जिसका शासन उत्तरी केरल में था। अगर ये पूछा जाए जो मूसिक राजवंश है आखिर इसका शासनकाल कहाँ था, तो ये केरल, उत्तरी केरल में इसका शासन था। अगला पॉइंट है राजतरंगी यानी राजाओं की धारा विशिष्ट तथ्य इसमें दिया गया है। क्या क्या? यह आरंभिक ऐतिहासिक लेखन का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो राजतरंगी है ये आरंभिक ऐतिहासिक लेखन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसकी रचना कल्हड़ ने 12वीं सदी में की थी। राजतरंगी की जो रचना की है कल्हड़ के द्वारा 12वीं सदी में की गई थी। यह कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है। जो आपकी राजतरंगी है कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है। और ये क्या है? यह पहली कृति है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत कुछ लक्षण विद्यमान है। भाई ये ऐसी पहली रचना है जिसमें इतिहास के बहुत कुछ लक्षण विद्यमान है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे संगम सांस्कृतिक शोध के बारे में। संगम सांस्कृतिक शोध के बारे में हम लोग यहीं पर चर्चा करेंगे। आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए भाई सभी लोग। चलिए अगला टॉपिक है इन संस्कृत स्रोतों के अलावा कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भांटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। भाई जो संगम साहित्य है, ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते थे, इसलिए समूचा साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भाई नेक्स्ट पॉइंट है
इन कृतियों का संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ है। हालांकि इनका अंतिम संकलन 6ठी सदी में हुआ जान पड़ता है। ठीक, अंतिम संकलन अगर पूछा जाए तो 6ठी सदी में हुआ जान पड़ता है। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, जो 8 इट्टतों के अर्थात संकलनों में विभक्त है। पद 100 के समूहों में संग्रहित हैं, जैसे पुरनानूर, बाहर के 4 शतक आदि में। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। मुख्य 2 समूह क्या होता है? मुख्य जो 2 समूह है वो आपका है पटिनेडिकल यानी कि पट्टिनेनकिल कणुक्कु यानी 18 निम्न संग्रह एवं पत्तपाद या पत्तुपातु 10 गीत। तो ये मुख्य 2 समूह है संगम साहित्य के, इसका भी आप लोग ध्यान देना भाई। अगला पॉइंट है, पहला दूसरे से पुराना माना जाता है, इसलिए लौकिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। जो पहला है वो दूसरे से पुराना माना जाता है, इसलिए लौकिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। संगम ग्रंथ बहुस्तरीय है, परंतु संप्रति शैली और विषय वस्तु के आधार पर उनका स्तर निर्धारण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि आगे बताया गया है, इनके स्तरों का पता सामाजिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर ही लगाया जा सकता है। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से, खासकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। जो संगम ग्रंथ हैं ये ऋग्वैदिक वेद से भैया भिन्न है, क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अगला पॉइंट है, इनके मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने की है, जिनमें बहुत से नायकों यानी कि वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान किया गया है। इस प्रकार ये लौकिक कोटि के हैं। ये आदिमकालीन गीत नहीं है, बल्कि इनमें परिष्कृत साहित्य का दर्शन झलकता है या होता है। नेक्स्ट है, अनेक काव्यों में योद्धा, सामंत या राजा का नाम का उल्लेख करके उनके वीरतापूर्ण कार्यों का सविस्तार वर्णन किया गया है संगम साहित्य में। इसके द्वारा भाटों को दिए गए दानों की प्रशंसा भी की गई है। भाटों को दिए गए दानों की प्रशंसा भी इन संगम साहित्य में की गई है। ये काव्य दरबारों में पढ़े जाते होंगे। इनकी तुलना होमर युग के वीर गाथा काव्यों से की जा सकती है, क्योंकि इनमें भी युद्धों और योद्धाओं के वीर युग का चित्रण किया गया है। इसमें होमर युग के वीर गाथा काव्यों से की जा सकती है इनकी तुलना। इन ग्रंथों का उपयोग ऐतिहासिक प्रयोजन से करना आसान नहीं है। जो इन ग्रंथ हैं इनका प्रयोजन ऐतिहासिक प्रयोजन से करना आसान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, शायद इन काव्यों में उल्लिखित व्यक्तिवाचक नाम, उपाधि, वंश, क्षेत्र, युद्ध आदि आंशिक रूप से ही यथार्थ है। अगला पॉइंट है, संगम ग्रंथों में उल्लिखित चेर राजाओं के नाम दानकर्ता के रूप में ईसा की पहली और दूसरी सदी के दानपत्रों में भी आए हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है, बहुत से उत्कीर्ण लेखों, सिक्कों और स्थानीय वृत्तांतों से इतिहास के लेखन के कुछ प्रयत्नों का संकेत अवश्य मिलता है। पुराणों और महाकाव्यों में इतिहास के प्रारंभिक तत्व सुरक्षित हैं। कहां पर? पुराणों और महाकाव्यों में। नेक्स्ट है, हमें राजाओं की वंशावलियां और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, लेकिन कालक्रम के अनुसार उनका विन्यास करना कठिन। भाई, हमें राजवंशों की वंशावलियां और उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन उनके कालक्रम के अनुसार उनका विन्यास करना कठिन है। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लिखित कावेरीपट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्यों से समर्थित है या हुआ है। इनमें यह भी बताया गया है कि यमन लोग, कौन लोग? यमन लोग भैया अपने अपने पोतों पर आते थे, सोना देकर गोल मिर्च खरीदते थे और स्थानीय लोगों को सूरा और दासियां पहुंचाते थे। स्थानीय लोगों को सूरा और दासियां, सूरा यानी कि भैया मदिरा सूरा हो गया, और दासियां पहुंचाते थे स्थानीय लोगों को। नेक्स्ट है, इस व्यापार के बारे में हमें केवल लैटिन और ग्रीक लेखों से ही नहीं, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों से भी जानते हैं या प्राप्त होती है।
ईसा की आरंभिक सदियों में तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तमिलनाडु के लोगों की सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक जानकारी के लिए भी क्या है, संगम साहित्य हमारा मात्र एक ही प्रमुख स्रोत है। हम लोग अगला टॉपिक बारे में चर्चा करेंगे, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी के लिए हम विदेशियों के ऋणी हैं। पर्यटक बनकर या भारतीय धर्म को अपनाकर अनेक यूनानी, रोमन और चीनी यात्री भारत आए, अपनी आंखों से देखे गए भारत के विवरण लिखकर छोड़ गए। इन विदेशी विवरणों को देसी साहित्य का अनुपूरक बनाया जा सकता है। कई विदेशी उत्कीर्ण लेखों से, जैसे डेरियस के लेखों में भारत का उल्लेख है। किसके लेखक में? जैसे कि डेरियस के लेखों में भारत का उल्लेख है। हेरोडोटस और टेसियस के लेखों में भारत का उल्लेख है भाई। ठीक है, हेरोडोटस और टेसियस के लेखों में भारत का उल्लेख है। हेरोडोटस अपनी पुस्तक हिस्टरीज में हमें भारत फारस संबंधों के बारे में जानकारी देता है। जो हिस्टरीज है ये किसकी है? हेरोडोटस की। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्यों बताएं, क्या हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है? इसका आप लोग कमेंट कर दो फटाक से भाई। ठीक, ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के हमले की कोई जानकारी नहीं मिलती है। भारतीय स्रोत में सिकंदर के हमले की कोई जानकारी नहीं मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके भारतीय कारनामों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हमें पूर्णतः यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है। किन स्रोतों पर? यूनानी स्रोतों पर। लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, एरियन ने सिकंदर द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के बारे में विस्तृत विवरण देता है, जो उन लोगों की सूचनाओं पर आधारित है जो इस अभियान के समय भारत आए। लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सैंड्रोकोट्स के नाम का उल्लेख किया गया है। किसका? सैंड्रोकोट्स के नाम का उल्लेख किया गया है सिकंदर महान के समकालीन के रूप में। यह सिद्ध किया गया है कि यूनानी विवरणों का यह सैंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व की निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे भाई। सैंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त क्या थे भाई? एक ही व्यक्ति थे। इनकी जो राज्यारोहण यानी कि राज्यारोहण जो हुआ था 322 ईसा पूर्व में निर्धारित की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्या है, यूनानी राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में भेजे गए राजदूत। यूनानी राजाओं द्वारा क्या कहां पर? पाटलिपुत्र में भेजे गए राजदूत के बारे में दिया गया। कौन कौन? मेगास्थनीज भैया आया था, और डायमेकस आया था, और डायोनिसिस आया। ये किन किन के भैया राजकाल में आया था? किन किन के राज दरबार में आया था? राज दरबार में इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि मेगास्थनीज कब आया, कि डायमेकस किसके दरबार में आया था, और डायोनिसिस किसके दरबार में आया था। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर मेगास्थनीज की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में ही सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में, यानी कि जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में मेगास्थनीज ने आया था और मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। किसकी? इंडिका की रचना की थी। इन उद्धरणों को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर न केवल मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में, बल्कि मौर्यकालीन सामाजिक वर्गों और आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में भी मूल्यवान जानकारी प्राप्त होती है या मिलती है। अगला पॉइंट है, ईसा की पहली और दूसरी सदियों में यूनानी और रोमन विवरणों से भारतीय बंदरगाहों के उल्लेख मिलते हैं और भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार के वस्तुओं की भी चर्चा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनानी भाषा में लिखी गई प्राचीन भूगोल और वाणिज्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। क्या क्या? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसका लेखक क्या है? अज्ञात। इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। और का टालमी की जियोग्राफी है, और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक, इसके लेखक का नाम अज्ञात है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई है पुस्तक है,
प्रमुख क्षेत्र के व्यापार वृतांत को बताया गया है वे ठीक है। प्रमुख व्रत यानी जो क्षेत्र थे, कहाँ कहाँ से व्यापार होते थे, वो क्षेत्र पेरिप्लस ऑफ द एशियन सी में बताया गया है। जैसे कि लाल सागर में होता था और फारसी खाड़ी एवं हिंद महासागर में। ठीक है, लाल सागर, फारसी खाड़ी एवं हिंद महासागर में। इसके बारे में वृतांत कौन देता है? पेरिप्लस ऑफ द एशियन सी के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखें, प्लिनी। प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरी का ईसा की पहली सदी की। भाई प्लिनी के भी कौन से नेचुरल हिस्टोरी की रचना किसने की थी? प्लिनी ने की थी। ईसा की पहली सदी की है, ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है और हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देता है। तो नेचुरल हिस्टोरी का है ये, भारत और इटली के बीच में जो व्यापार होता था उसके बारे में जानकारी प्लिनी देता है। चीनी यात्री समय समय पर भारत आते रहे, वे यहाँ बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने या बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए थे। जो चीनी यात्री थे वो बौद्ध तीर्थों या बौद्ध धर्म के दर्शन का अध्ययन करने यहाँ पर आए थे। इनमें से 3 यात्री प्रमुख हैं, जिनमें से फायान है, 5वीं शताब्दी से ईसा पूर्व ईस्वी में आया, 5वीं शताब्दी ईस्वी में आया था, भारत में आया था। जबकि ह्वेनसांग और इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। जो ह्वेनसांग था और जो इत्सिंग था ये 7वीं शताब्दी में भारत आते हैं। ह्वेनसांग हर्षवर्धन का वर्णन बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में किया है, जबकि अपने पुरालेखी अभिलेखों में हर्ष ने अपने आप को शिव का भक्त बताया। भाई तो ह्वेनसांग था, ये हर्षवर्धन दरबार में आया था, उसने कहा था कि भाई बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में भी व्याख्या करता है हर्षवर्धन का, लेकिन जो पुरालेखी अभिलेख है उनसे में हर्ष अपने आप को शिव का भक्त बताया है। फायान ने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। किसने? फायान ने। अगला पॉइंट है, अरबों के विद्वान कुछ भी भारत के बारे में विवरण छोड़े हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम है अबू रेहान का। अबू रेहान का, जिसे अल बरूनी के नाम से जाना जाता है। अब जो अबू रेहान है इसको अल बरूनी के नाम से भी जाना जाता है। यह महमूद गजनवी का समकालीन था। जो अल बरूनी था महमूद गजनवी का समकालीन था, यानी कि महमूद गजनवी के साथ ये आया था। उसके द्वारा कही गई बातें भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में उसके ज्ञान पर आधारित है, जो उसने संस्कृत साहित्य के अध्ययन को से प्राप्त किया था। कहां से? संस्कृत साहित्य के अध्ययन से अबू रेहान ने प्राप्त किया था। किंतु उसने अपने समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। जो भैया अल बरूनी था उसने अपने समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। तो ये थे भैया कुछ पुरातात्विक और साहित्यिक शोध और धर्मेतर और लौकिक साहित्य के बारे में हम लोगों ने चर्चा यहाँ से कर ली है पूरी समाप्त। अब जो आपका अगला टॉपिक रहेगा इतिहास का निर्माण। ओके, अगला जो टॉपिक रहेगा इतिहास का निर्माण। इतिहास का निर्माण, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में चर्चा करेंगे इतिहास के निर्माण के बारे में। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।